वेलकम स्टूडेंट, मैं डीके सिन्हा हूँ, आपका सोशल साइंस का टीचर। आज मैं आपको ज्योग्राफी में रिसोर्स पढ़ाऊँगा। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा चुका है, आप लोग उसको पढ़े होंगे, तो उसी से रिलेटेड जो है हम बात करेंगे। रिसोर्स क्या होता है इसके बारे में हम बोलेंगे। संसाधन क्या होता है? रिसोर्स क्या है? A thing that can be used to satisfy a need is such। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको जो चीज़ चाहिए, अगर उससे आपका जो आवश्यकता है, जरूरत पूरा होता है, उस चीज़ को हम रिसोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए कपड़ा, बर्तन, अनाज, मध, आपके पुस्तक वगैरह, पानी, रिक्शा, वेजिटेबल, ये सभी चीज़ जो है रिसोर्सेज में आता है। मतलब पृथ्वी पर जो चीज़ अवेलेबल है वो सारे चीज़ संसाधन कहे जाते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। All the things around us, the water, electricity, transport, vegetables or fruits, all our resources, as all of them have some utility। हमारे चारों तरफ जो है हम देखते हैं, पानी है, बिजली है, हवा, ट्रांसपोर्ट है, मोटर गाड़ी वगैरह है, सब्जियां है और फ्रूट्स, ये सारे चीज जो है कुछ न कुछ इसका उपयोग है। ये सारे चीज मनुष्य के उपयोग के हैं, जनता के उपयोग के हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, सभी चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। इट मीन्स यूटिलिटी और यूटिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट ए रिसोर्स। अगर किसी सामान का, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, अगर उसका कुछ उपयोग है, उसका कुछ हम यूज करते हैं, तो उसको हम संसाधन बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। फिर थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। इट्स यूटिलिटी और यूज गिव इट्स ए वैल्यू। कोई भी संसाधन जो है, कोई भी चीज जो है, कैसे रिसोर्स होगा? अगर उसका कुछ उपयोग है, अगर उसका कुछ कीमत है। दस ऑल रिसोर्सेज हैव सेम वैल्यू। इसलिए कहा जाता है, इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी रिसोर्सेज का कुछ न कुछ वैल्यू है, कीमत है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। ऐसा भी है, कुछ संसाधन का आर्थिक रूप से कुछ कीमत होता है और कुछ का कीमत नहीं होता है। उदाहरण के लिए मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। उदाहरण के लिए धातु वगैरह जो है उसका कुछ कीमत होता है, आर्थिक कीमत होता है, लेकिन अगर हम कोई सीनरी देखते हैं, कहीं पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ दृश्य वगैरह देखते हैं, उसका कोई इकोनॉमिक या आर्थिक वैल्यू नहीं है, लेकिन दोनों मनुष्य के लिए जरूरी है। उससे हमें संतुष्टि मिलती है, अच्छे सीनरी देखते हैं, आंखों को ठंडक मिलती है और हमें अच्छा लगता है। तो इस तरह से जो है आर्थिक वैल्यू हो या ना हो, उसका जो है इम्पोर्टेंस है और उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। Time and technology are two important factors that can change subjects into resources। कोई भी ऑब्जेक्ट संसाधन में कैसे परिवर्तित होता है, इसमें जो है कुछ समय लगता है और कुछ तकनीकी ज्ञान होता है, जिसके हम उपयोग करके जो है हम उसको संसाधन में कन्वर्ट करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को संसाधन में परिवर्तित किया जाता है। इसका एक उदाहरण बहुत सा अच्छा सा है कि बहुत पहले जो है हम लोग आग के बारे में नहीं जानते थे। जब आग का पता चल गया तो हम जो है खाना वगैरह अब जो है आग पे बनाना शुरू कर दिए हैं, आग का उपयोग करना शुरू कर दिए। इसी तरह से बहुत सारा चीज़ है जिसका कि हम धीरे धीरे हम तकनीकी ज्ञान उसमें अपना लगा के उसका उपयोग करते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस। टाइम और टेक्नोलॉजी के बाद जो है मनुष्य भी जो है वो भी, उसको भी एक महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है, इसलिए कि मनुष्य अपने ज्ञान से किसी भी चीज़ को तकनीकी ज्ञान लगा के, कुछ ज्ञान लगा के जो है वो अपने उपयोग के लायक बनाता है किसी भी वस्तु को, और इस तरह से उसको संसाधन में परिवर्तित करता है। इट इज देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। मनुष्य का विचार है, ज्ञान है, इन्वेंशन है, इसके द्वारा जो है मनुष्य जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को संसाधन में परिवर्तित कर देता है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मेनी अदर। किसी भी तरह का अगर खोज किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को उससे फायदा होता है, ये हम जानते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जब आग का खोज हुआ तो हम खाना बनाना सीखे। एंड अदर प्रोसेस while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport
जब उसके बाद व्हील का इन्वेंशन हुआ तो नया नया साइकिल चलना शुरू हो गया, रिक्शा चलना शुरू हो गया, मोटरसाइकिल, कार, मोटर सब जो है नए नए इस इन्वेंशन से, व्हील के इन्वेंशन से हम लोग जाने। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट सोर्स। जल विद्युत के द्वारा जो है विद्युत का उत्पादन होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पानी के जो जमा किया जाता है ऊपर से गिराया जाता है, तकनीकी ज्ञान के द्वारा उससे बिजली का उत्पादन होता है, जिसका कि हम उपयोग करते हैं। इस तरह से आगे हम बात करते हैं। रिसोर्सेज को तीन वर्गीकृत किया गया है। पहला प्राकृतिक नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड, दूसरा जो है मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया है, और तीसरा ह्यूमन, मनुष्य खुद भी जो है एक रिसोर्स है। रिसोर्स को तीन हिस्से में बांटा गया है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? ट्रांसफॉर्मेटिव है, जिससे कि प्रकृति के द्वारा जो उपलब्ध होता है उसको जो है नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर हम पेड़ से आम लेते हैं, आम खा लेते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, आम पेड़ में पक जाता है, पका हुआ आम खाते हैं। सब्जियां वगैरह जो लेते हैं वो सब नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। इसको उदाहरण हवा को भी ले सकते हो, हवा जिसमें सांस लेते हैं, जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। पानी नदी में, झरने में जो मिलता है उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल रिसोर्सेज, मिट्टी जहाँ हम सब्जी वगैरह उगाते हैं, पैदा करते हैं, खनिज वगैरह जो पाए जाते हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। अब है नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्राकृतिक संसाधन जो है उसको भी अब जो है अलग अलग ग्रुप में बांटा जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्राकृतिक संसाधन को भी जो अलग अलग ग्रुप में बांटा जा रहा है। तो है किस तरह से हमको उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से पाया गया, कैसे हुआ मिला, कितना स्टॉक है, और कैसे और किस तरह से वो उसका बांटा गया है, बंटवारा हुआ है। On the basis of their development and use, resources can be classified into two groups, actual resources and potential resources. अब कह रहा है कि जिस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका तरक्की हुआ, उसका प्रोग्रेस हुआ, तो हम उसको दो हिस्से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक एक्चुअल वास्तविक संसाधन, दूसरा पोटेंशियल रिसोर्सेस। एक्चुअल रिसोर्सेस क्या है? इसका जो है क्वांटिटी नोन है, जिस संसाधन का प्रकृति में हमारे पास कितना संसाधन है ये मुझे पता है, इसको हम जो है एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। एक उदाहरण इसका है कि जर्मनी में रूह एक क्षेत्र है जहाँ की कोयला पाया जाता है, जिसका के बारे में पता है कि उनका स्टॉक क्या है। उसी तरह से वेस्ट एशिया वालों को पता है कि उनके पास पेट्रोलियम का क्या स्टॉक है। फिर हमारे जो महाराष्ट्र में जो दक्षिण का पठार है, वहाँ सॉइल कितना है, डार्क सॉइल, काली मिट्टी वगैरह कितना है, इसका स्टॉक पता है। तो ये सब एक्चुअल रिसोर्सेज में आते हैं। फिर एक है पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिसका कि इंटायर क्वांटिटी नॉट नोन। पोटेंशियल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जिसको कि इंटायर क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी है हमारे पास नहीं है, और नॉट बीइंग यूज एट प्रेजेंट, और हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसका उपयोग भविष्य में कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे पास उस तरह का अभी तकनीकी ज्ञान अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम इस संसाधन का, प्रकृति के संसाधन का दोहन कर सकें और इसका उपयोग कर सकें। इसका एक उदाहरण है यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, यानी एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज इन फ्यूचर। इसका उपयोग, यूरेनियम अभी लद्दाख में पाया गया है, लेकिन मेरे पास इस तरह का संसाधन नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है कि हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम भविष्य में करेंगे। हाई एक्सपीरियंस वेयर ए पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 years ago। बगल में एक चित्र हम लोग देख रहे हैं, ये पवन चक्की इसको बोलते हैं। समुद्र के किनारे जिस एरिया में या मरुभूमि में, रेगिस्तान में, डेजर्ट में ये लगाया जाता है, जहाँ की हवा बहुत तेजी से चलती है। इसके द्वारा बिजली का उत्पादन होता है, इसके द्वारा पानी भी जमीन के अंदर से निकाला जाता है। तो दिखाया जा रहा है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हाई स्पीड्स विंड्स वेयर ए पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago। 200 साल पहले कोई इसके बारे में नहीं जानता था कि पवन चक्की क्या होता है, इसका कैसे उपयोग किया जाएगा, कैसे बिजली का उत्पादन इससे होगा, लेकिन आज हमारे पास तकनीकी अवेलेबल है और हम इसका उपयोग करते हैं। टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्सेज एंड विंड्स फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अब जो है
वास्तविक संसाधन हो गया है, और विंड फार्म वगैरह के द्वारा जो है जनरेट किया जाता है, एनर्जी पावर जनरेट किया जाता है। ये नीदरलैंड में पाया जाता है, किया जाता है ये काम। अब हमारे यहाँ भी इसका जो उपयोग हो रहा है, नगर कुलाई तमिलनाडु में एक जगह है, या गुजरात के जो तटीय इलाके हैं वहाँ भी इसका उपयोग हो रहा है, वहाँ भी इस तरह का लगाया जा रहा है। बिजली का उत्पादन इसके द्वारा होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे बात करते हैं। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और अबायोटिक। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि जीवन है वो बायोटिक है, जिसमें जीवन नहीं है उसको हम एबायोटिक कहते हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज दीज आर लिविंग रिसोर्सेज, जिसमें प्राण है, जीवित रिसोर्स जो है, उदाहरण के लिए पेड़ पौधा जानवर मनुष्य वगैरह सभी बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। ये सब जीवंत है, जीवित है। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज है, देयर आर मटेरियल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट ऑल लिविंग बींग्स। ये सब जो है इसमें जीवन नहीं है, ये जीवहीन है, इसमें किसी तरह की जिंदगी नहीं पाई जाती है। लेकिन ये जो है जितने भी पाया जाते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, हम लोग जीवित प्राणियों की इससे बहुत मदद मिलती है। लिविंग सपोर्ट, जितना लिविंग लोग हैं, आदमी वगैरह है, जनता वगैरह, कीड़ा पौधा, सभी का जो है इसके द्वारा इसका उपयोग होता है। इसका उदाहरण है, वी नीड लैंड, मिनरल्स, फ्यूल, इटीसी। ये जमीन जो है, आपका खनिज वगैरह जो है, फ्यूल तेल वगैरह जो है, ये सब जो है बायोटिक है, इसमें कोई जीवन नहीं है, लेकिन हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड टू लिव कंफर्टेबल। आराम से रहने के लिए हमें बिजली भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए। तो ये जो है बायोटिक रिसोर्सेज जो है, इसमें जीव नहीं होता है, इसमें कोई जीवंत नहीं है, जीवन नहीं है, लेकिन जीवन प्राणी के लिए ये बहुत आवश्यक है। नेचर रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब जो है प्राकृतिक संसाधन जो है, इसको जो है किस तरह से इसका उपयोग होता है, इसके ऊपर जो है इसको दो हिस्सा में बांटा गया है। इसका एक रिन्यूएबल कहा जाता है, रिन्यूएबल, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल, मतलब एक नवीनीकरण हो सकता है और दूसरा का नवीनीकरण नहीं हो सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या आता है? Get renewed or replenished quickly after use and not affected by any physical or chemical changes। ये जो है नवीनीकरण संसाधन क्या है? इस तुरंत जो है इसका अगर हम उपयोग करते हैं तो फिर से जो जगह खाली होती है उस जगह को ये भर लेता है, और हमारे यूज जो है इसमें किसी भी फिजिकल और केमिकल पर जो है इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जैसा कि उदाहरण के लिए कह रहा है कि बायोटिक रिसोर्सेज लाइक ग्रास गेट रिप्लेस्ड क्विकली आफ्टर ग्रेजिंग। जानवरों के द्वारा घास खा लिया जाता है, चर लिया जाता है, लेकिन देखते हैं हम कि कुछ दिन के अंदर ही जो है घास फिर से उसी तरह से उतने बड़ा बड़ा हो जाते हैं, अगर मिट्टी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है तो। सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ कुछ जो है नवीनीकरण संसाधन ऐसा भी होता है, इसका स्टॉक अनलिमिटेड है और मनुष्य के द्वारा इस पर कोई असर नहीं होता है, एक्टिविटी से कोई अंतर नहीं पड़ता है। रिन्यूड ऑटोमेटिकली सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। अब अगर हम पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा का जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ये प्रकृति में अनलिमिटेड है और जो है तुरंत क्विकली इसमें जो है ये रिप्लेनिश हो जाता है, इसका एग्जॉस्ट होने का सवाल नहीं है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि नवीनीकरण नहीं हो रहा है, दीज रिसोर्सेज हैव लिमिटेड स्टॉक। इस तरह का संसाधन जो है इनका स्टॉक लिमिट है, ये हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है। दीज रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग और एबायोटिक। इस तरह का संसाधन जो है जीवित नहीं है और ये एबायोटिक होते हैं। वंस एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अगर इनका एक बार समाप्त हो गया तो फिर ये उसी स्थिति में आने के लिए हजारों साल लग जाता है। उदाहरण के लिए फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल, ये सभी एक बार खत्म होने के बाद ये तुरंत नहीं होता है। जिस तरह के ऊपर हम देखें कि घास जो है तुरंत हो जाता है, मतलब जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिस तरह से रिप्लेनिश होता है उस तरह से आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिप्लेनिश नहीं होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्विटियस और लोकलाइज। अब जिस तरह से इसका बंटवारा होता है उस हिसाब से जो इसको जो हम लोग यूबिक्विटियस कहते हैं या लोकलाइज कहते हैं। यूबिक्विटियस का मतलब होता है यत्र तत्र सर्वत्र, मतलब ये सभी जगह पाए जाने वाले होते हैं, उपलब्ध होते हैं। जैसे कि हवा, हम हवा का सांस लेते हैं, हवा जो है सभी जगह उपलब्ध है, वायु सभी जगह उपलब्ध है। उसके बाद लोकलाइज रिसोर्सेज क्या है? ये सर्टेन प्लेस पर पाए जाते हैं, जैसे
तांबा कॉपर कहीं पाया जाता है, आयरन कहीं पाया जाता है, ये सब जगह नहीं मिलता है। जिस तरह से आपको वायु हवा सांस लेने के लिए हर जगह उपलब्ध है, उस तरह से मेटल वगैरह सब जगह उपलब्ध नहीं है। उसका कुछ एरिया फिक्स्ड है, किस एरिया में क्या होगा, कोल कहाँ पे मिलेगा, कॉपर कहाँ पे मिलेगा, इसका अलग, इसको हम लोग लोकलाइज रिसोर्सेज बोलेंगे। आगे आते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरियन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। किस तरह से प्राकृतिक संसाधन का बंटवारा होता है प्रकृति के द्वारा, इसका बहुत सारे फैक्टर है। उसमें कुछ फैक्टर है, टेरियन है, क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, इसका असर पड़ता है, इस तरह से बंटवारा होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज इच फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। इसीलिए कहता है कि जो संसाधन जो है समान सब जगह बराबर बराबर नहीं है। वो आप हमारे यहाँ बस्ती में हो, और ये गोरखपुर में हो, बस्ती में हो तो बिहार में हो, पटना में हो, इस सब जगह ये बराबर नहीं होता है। डिपेंड करता है ऊपर जो 3 फैक्टर है इसके ऊपर डिपेंड करता है, टेरियन के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर और एल्टीट्यूड के ऊपर। अब क्या रहा है, हम लोग अब बात करते हैं कि अब ओनरशिप, मालिकाना हक के ऊपर भी जो है इसका जो है विभाजन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि रिसोर्सेज आर प्राइवेट, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। उसके बाद आगे आते हैं बेस्ड ऑन द यूज एंड यूटिलिटी। अब रिसोर्सेज जो है किस तरह से इसका उपयोग है, किस तरह से व्यवहार किया जाता है, उसके पर बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड यूटिलिटी रिसोर्सेज आर वाइडली ग्रुप्ड इनटू सर्टेन कैटेगरीज। नोटेबल among these groups are as follows: agriculture resources, mineral resources and water resources। इसको हम 3 हिस्सा में बताया गया कि ये 3 हिस्सा में पाया जाता है। तो बच्चों, ये आज का हमारा चैप्टर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुने, पढ़ें और समझें, और आपको क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर से भी मिलाने का प्रयास करें। थैंक यू।